A special evening to all of you and welcome in Superfast Revision सेशन। ठीक है, आज जो सुपरफास्ट रिवीजन सेशन का सेकंड क्लास है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने 25 क्वेश्चंस को करवाया था और आज सेकंड क्लास है। आज भी मैक्सिमम 25 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, और जहाँ तक कि आपको पता है कि इस बैच में क्या होता है, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर, नो डिस्कशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन से आज के सेशन को। तो आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, निम्न में से किसमें फ्यूकोजैंथम वर्णक पाया जाता है। यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे क्या पूछ रहा है कि फ्यूकोजैंथम पिगमेंट किसमें पाया जाता है। क्या पूछ रहा है, फ्यूकोजैंथम पिगमेंट किसमें पाया जाता है। क्या भूरे शैवाल में पाया जाता है यानी ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, हरित शैवाल यानी ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, डाई एटम्स में पाया जाता है, या लाल शैवाल में यानी रेड एल्गी में पाया जाता है। तो अगर किसी को इसका आंसर पता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। और किसी को क्या, यहाँ 700 से 800 बच्चे ज्वाइन होते हैं, उसमें से 600 के ऊपर बंदे को क्या इसका आंसर पता होगा, और वो भी 100% राइट होगा, ये मेरे को पता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि इसका क्या होना चाहिए आंसर, फ्यूकोजैंथम पिगमेंट किस में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ब्राउन एल्गी। किस में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, यानी भूरे शैवाल में पाया जाता है। ओके, अब डिस्कशन तो नहीं है, बट मैं क्वेश्चन एराइज कर रही हूँ, डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन एराइज कर रही हूँ कि ब्राउन एल्गी के क्लास को क्या बोलते हैं। ब्राउन एल्गी के क्लास को क्या बोलते हैं। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको लिख कर देना है कमेंट में। ABC नहीं लिखना है, उसका पूरा नाम लिखना है। जल्दी से लिखो। तो जिन बच्चों ने लिखा वेरी गुड, उसका क्या नाम है, फेओफाइसिया। क्या, फेओफाइसिया, उसकी क्लास का क्या नाम है, फेओफाइसिया। बाकी का भी मैं डिस्कशन करती, बट इस सेशन में तो डिस्कशन अलाउड ही नहीं है। चलो, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐसे ही बीच में 1-2 क्वेश्चन मैं राइज कर लूँगी। ओके, और जिसका आंसर आपको लिख के कॉमेंट में देना होगा। ये आपके लिए बेनिफिट होगा, बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, क्योंकि आपका रिविज़न होता रहेगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन बीज नहीं बनाता। यानी फिर से आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और बोल रहा है कि इन चारों प्लांट में कौन ऐसा प्लांट है जो कि जिसमें सीड नहीं होता, जो सीड फॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, चीड़ यानी पाइन की बात कर रहा है, तो पाइन में सीड होता है। ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, डायोप्टेरिस। तो डायोप्टेरिस में सीड नहीं बनता है, डायोप्टेरिस में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ये है क्या, अगर मैं पूछ लूँ कि डायोप्टेरिस का प्लांट दिखता कैसा है, तो मैंने पिछले वीडियो में ना दिखा रखा है आप लोगों को कि एक फर्न है। क्या है, एक फर्न है, और ये ऐसा सिर्फ पत्तियाँ रहती है। ठीक है, ऐसा रहता है। तो ये क्या है, एक फर्न है। कैसा फर्न है, होमोस्पोरस फॉर्म है, होमोस्पोरस फर्न है। ओके, तो इसमें सीड नहीं बनता। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या यूकलिप्टस में सीड बनता है, और कॉन्फेरियस ट्री में भी सीड बनता है। ठीक है ना, कॉन्फेरियस ट्री का ही एग्जाम्पल क्या है, हमारा पाइन है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगर आप लोग इतने पे सवाल उठाओ कि ये डिस्क्रिप्शन है, तो ये डिस्क्रिप्शन, इसको डिस्क्रिप्शन नहीं कहते हैं। ठीक है, चलो तो हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, गाइस, कवक है। कवक क्या है, कवक यानी फंगी आर। फंगी क्या है, प्रोड्यूसर है। फंगी क्या है, वेट, चलो, फंगी क्या है, फंगी क्या प्रोड्यूसर है, या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, या फिर डिकम्पोजर है, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करो कि कवक क्या है। ठीक है, कवक क्या है, तो कवक क्या है, कवक एक डिकम्पोजर्स है, यानी अपघटक है। ओके, फंगी क्या है, डिकम्पोजर्स है या अपघटक है। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है, तो देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा एक मार्सपियल है। अब मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ कि सबसे पहले मार्सपियल मतलब कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन, तभी तो आप आंसर कर पाओगे। वैसा एनिमल जो कि अपने बेबी को कहाँ रखता है, अपने वॉर्म में रखता है, यानी अपने उसके पेट के पास एक थैला नुमा रहता है, उसी थैला में क्या करता है, अपने बेबी को वो रखता है। तब जब मैं ये थैला का नाम ले ली,
पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, तब तो आपको आंसर पता चले गया होगा और 100% बच्चे का आंसर सही भी होगा। ओके, सो वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वेल। वेल के पास थैला नहीं होता, वो अपने बेबी को थैला में नहीं रखता, ठीक है ना। चमगादड़ के पास भी नहीं होता। कंगारू के पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थैला होता है जिसमें उसका बेबी रहता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कंगारू। खरगोश को आप लोगों ने देखा ही होगा, खरगोश के पास भी थैला नामक चीज़ नहीं होता है, यानी पाउच लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। उसका बेबी थैले में नहीं रहता है। किसका बेबी रहता है? कंगारू का। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? जब तुम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हो तो तुम्हारी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। यह किसका उदाहरण है? यानी जब आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हो, ठीक है ना, तो आपका हार्ट रेट क्या होता है? वो इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट रेट क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। यह जो है, ये जो घटना घटती है हमारे बॉडी के अंदर, ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्या ये अल्पकालीन अनुकूलन का उदाहरण है, या फिर दीर्घकालीन अनुकूलन का उदाहरण है, या फिर उद्विकास का उदाहरण है, या फिर समस्थिरता का उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? अगर आप सभी को पता होगा जल्दी से कमेंट में लिखो। तो ये किसका है? ये समस्थिरता का उदाहरण है। किसका है? समस्थिरता का उदाहरण है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइस, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? कौन सी प्रक्रिया विषाणु द्वारा एक पोषक कोशिका के भीतर की जा सकती है? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, तब तक आप लोग जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन जल्दी से कमेंट में आंसर लिख दो, ठीक है ना। कौन सी प्रक्रिया विषाणु द्वारा एक पोषक कोशिका के भीतर की जा सकती है? ओके, यहाँ प्रक्रिया का नाम पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है आपसे? प्रक्रिया का नाम पूछ रहा है। ओके, प्रक्रिया का नाम क्या है यही आपको बताना है। तो क्या उस प्रक्रिया का नाम ट्रांसक्रिप्शन है यानी अनुलेखन है, या फिर प्रोटीन सेंसलेशन है, या फिर ये दोनों है, ए और बी दोनों है, या फिर डीएनए पुनरावृत्ति है? जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, यानी अनुलेखन और प्रोटीन सेंसलेशन दोनों होगा, ठीक है। क्या होगा? अनुलेखन और प्रोटीन सेंसलेशन दोनों होगा। यही दोनों जो प्रोसेस है जो कि विषाणु द्वारा एक पोषक कोशिका के भीतर की जा सकती है। ओके, तो मैं आगे बढ़ूं और हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्या पूछ रहा है आपसे? निम्न में से कौन एक जबड़ा विहीन कशेरुकी है? ठीक है, यानी क्या बोल रहा है? जॉलेस वर्टिब्रेट की बात कर रहा है। जॉलेस वर्टिब्रेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बताना है कि इन चारों में से कौन ऐसा है जो कि जॉलेस वर्टिब्रेट है? क्या स्टारफिश है, लैम्प्रे है, या फिर रे है, या फिर शार्क है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइस? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लैम्प्रे। क्या? लैम्प्रे, ठीक है। ये क्या है? ये जबड़ा विहीन कशेरुकी है, यानी जॉलेस वर्टिब्रेट है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं बता दे रही हूँ कि किस फाइलम से बिलोंग करता है। ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? कॉर्डेटा फाइलम से। किससे? कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है। और इसके पास जबड़ा नहीं होता। मैं इस क्वेश्चन को समझा रही हूँ। इसके पास जबड़ा नहीं होता, जॉ ही नहीं होता है। इसके पास क्या होता है? सकिंग माउथ होता है। कैसा होता है? सकिंग माउथ होता है। ओके, ये लैम्प्रे के बारे में जान लो। ये ऐसा होता है, एकदम पतला सा होता है, ठीक है ना। और इसका ऐसा मुंह होता है। ये सकिंग टाइप का होता है। इसमें जबड़ा नहीं होता है इसके पास, ठीक है ना। इसके पास सकिंग टाइप का माउथ होता है। चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? उद्विकास के दौरान कौन सा यौगिक सर्वप्रथम बना? यानी इवोल्यूशन के टाइम कौन सा कंपाउंड सबसे पहले बना? क्या आरएनए बना, या फिर सहविकार बना,
या फिर ग्लिसरॉल बना या फिर डीएनए बना। तो क्या बना, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख दो कमेंट बॉक्स में। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी सबसे पहले क्या बना था, आरएनए बना था। सबसे पहले क्या बना था, आरएनए बना था। ओके, इस रिवीजन क्लास से ना आपका बेनिफिट भी है। कैसे है, 25 क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम 22 से 23 मिनट्स में कवर हो जाएंगे, ठीक है ना, और कवर हो जाएंगे। और पिछला जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सब आपको लग रहा है ना, ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ आपको पिछली वीडियोज़ में, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ और इसको सुपरफास्ट डिवीज़न क्लासेस में डाल दी हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको आंसर देखना है, ठीक है, और आंसर रिपीट होते रहेगा जब आपके नज़रों के सामने से, तो वो याद हो जाता है, ठीक है ना, माइंड में बैठ जाता है। तो चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों की कुल लंबाई है लगभग, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, ब्लड वेसल्स की लंबाई पूछ रहा है, टोटल लेंथ पूछ रहा है किसका, ब्लड वेसल्स का, वो भी किसमें, किलोमीटर में, वो भी किसमें, किलोमीटर में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है बच्चों, 96,000 किलोमीटर, या फिर 960 किलोमीटर, या फिर 9.600 किलोमीटर। आप लोगों को पता है कि पॉइंट के बाद 600 नहीं पढ़ा जाता, ये तो पता है ना, इतना ये बेसिक है, ठीक है, या फिर 96 किलोमीटर। तो अप्रॉक्स जो होता है ना वो 96,000 किलोमीटर होता है। कितना, 96,000 किलोमीटर होता है किसका, ब्लड वेसल्स का टोटल लेंथ, ब्लड वेसल्स का टोटल लेंथ। ओके, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है और मुझे विश्वास है कि सारे के सारे बच्चे ना सही आंसर देंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक क्या करेगा, गलत लिख देगा, बोलेगा मैं तो गलत हो गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, अब क्वेश्चन का आंसर सही देना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीएनए में उपस्थित शर्करा है, यानी द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, क्या पेंटोज है, हेक्सोज है, हेप्टोज है, टेट्रोज है। आप सभी को पता है कि क्या है डीएनए में उपस्थित शुगर का नाम, पेंटोज। क्या है, पेंटोज। ओके, इसे एक और क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, इसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं, इसीलिए क्या है, पेंटोज नाम है इसका। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, निम्न में से कौन एक फॉस्फोलिपिड है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, आपके पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो कि निम्न में से कौन एक फॉस्फोलिपिड है। क्या सरसों का तेल फॉस्फोलिपिड है, या फिर लेशिथिन फॉस्फोलिपिड है, या फिर स्टेरिक एसिड फॉस्फोलिपिड है, या फिर कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड है। जल्दी से बता दो कि क्या फॉस्फोलिपिड है इन चारों ऑप्शन में। तो वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। क्या है, क्या है, लेसिथीन जो है वो क्या है, फॉस्फोलिपिड है। क्या है, लेसिथीन जो है वो फॉस्फोलिपिड है। ओके, लेसिथीन क्या है, फॉस्फोलिपिड है। वैसे तो इस क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन अलाउ नहीं है, बट एक चीज़ बता देती हूँ कि लेसिथीन कंटेन क्या करता है, कंटेन क्या करता है, ये एमिनो एसिड कंटेन करता है। क्या करता है, एमिनो अल्कोहल, नॉट एसिड, ठीक है ना, एमिनो अल्कोहल, एमिनो एसिड और अल्कोहल और कोलिन, ये क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है ना, लेसिथीन। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन एक क्लीशम नहीं है, ठीक है ना, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूकस। म्यूकस आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में कौन म्यूकस नहीं है, यही आपको आंसर देना है। क्या अगार जो है वो म्यूकस नहीं है, तो बिल्कुल है। एल्जेनिक एसिड क्या म्यूकस नहीं है, ये भी है, ठीक है ना। मंड ये क्या है, ये भी म्यूकस है। और फिर कैरागिनान जो है वो म्यूकस नहीं है, कैरागिनान म्यूकस नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यहाँ पे सी लिख दिया है, ठीक है। सॉरी गाइस, कैरागिनान भी म्यूकस है, कैरागिनान भी म्यूकस है, एल्जेनिक भी म्यूकस है और अगार भी म्यूकस है, बट मंड जो है वो म्यूकस नहीं है, मंड जो है वो म्यूकस नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, या फिर यहाँ पे डी लिख दिया गया है, आप इसको सी कर लो और इसको डी कर लो, ठीक है, इसको इरेज करो, इसको सी कर लो, इसको डी कर लो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। पता चल गया क्या मंड जो है वो म्यूकस नहीं है।
अगला प्रश्न क्या है, साइनाइड से पशु मर जाते हैं, यह किसका उदाहरण है? यानी पशु को अगर साइनाइड दिया जाता है तो उससे पशु मर जाते हैं, ये किसका उदाहरण है? क्या ये कॉम्पिटिटिव सप्रेशन का उदाहरण है, या फिर एलोस्टैटिक इनहिबिशन का उदाहरण है, या फिर ट्रॉपिक सप्रेशन का उदाहरण है, या फिर अनकॉम्पिटिटिव सप्रेशन का उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? ये अनकॉम्पिटिटिव सक्सेशन का उदाहरण है। अनकॉम्पिटिटिव सक्सेशन मतलब क्या हुआ? साइनाइड एक जहर है। साइनाइड क्या होता है? एक पॉइजन होता है। मतलब आप उसे जहर दे रहे हो, साइनाइड चिटा रहे हो यानी जहर दे रहे हो, तो उसका ऐसे मृत्यु नहीं, उसकी तो एक तरह से आप मृत्यु कर रहे हो ना, ये आप डिसाइड कर रहे हो कि वो मर जाए, ठीक है। तो ये किसका है? अनकॉम्पिटिटिव सप्रेशन का एग्जाम्पल है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है गाइस, निम्न में से कौन सी कोशिका एक ठोस सतह पर अपनी प्लाज्मा झिल्ली के लहरने से चल सकती है? यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सी कोशिका एक ठोस सतह पर, यानी कोशिका के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, सेल के बारे में पूछ रहा है कि अपने ठोस सतह यानी सॉलिड सरफेस पर किसके द्वारा चलती है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्या करती है? मूवमेंट करती है। क्या करती है? मूवमेंट करती है। तो उसी का नाम पूछ रहा है कि उस सेल का नाम क्या है? क्या WBC है, या फिर मैक्रोफेग सेल है, या फिर फिलामेंटस सेल है, या फिर अमीबा है, ठीक है। तो क्या है, कौन सा है? जल्दी से कमेंट में आंसर लिखो अगर आपको पता है तो। कौन सा है गाइस? फिलामेंटस सेल। फिलामेंटस सेल तंतु कोशिकाएं जो है वो प्लाज्मा झिल्ली के सहारे सॉलिड सरफेस पर क्या करते हैं? मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव करते हैं या फिर चलते हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, टेडपॉल के कायनांतरण में कौन सी कोशिकाएं अंगक सम्मिलित होती हैं? यानी विच सेल ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपॉल, ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच सेल ऑर्गेनेल आर इन्वॉल्व, ठीक ना, कौन सा सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है किसमें? टेडपॉल के मेटामॉर्फोसिस में। टेडपॉल के मेटामॉर्फोसिस में। तो आपसे क्या पूछ रहा है? सेल ऑर्गेनेल के बारे में पूछ रहा है, जो कि किसमें इन्वॉल्व होता है? टेडपॉल के मेटामॉर्फोसिस में। तो क्या गोल्गी बॉडीज़ होता है, या फिर लायन काय होता है, या फिर राइबोसोम होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, जिसको उसको पता है कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो किसके, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये किसकी वजह से होता है? लायन काय की वजह से, यानी लाइजोसोम, यहाँ पे रेडिकल लिखा गया, ठीक है। लाइजोसोम सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि इन्वॉल्व होता है, किसमें इन्वॉल्व होता है? टेडपॉल के मेटामॉर्फोसिस में। किसमें? टेडपॉल के मेटामॉर्फोसिस में। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा रसायन दोनों यानी ग्लाइकोलाइसिस तथा किण्वन यानी फर्मेंटेशन के दौरान नहीं बनता? यानी आपसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन प्रोसेस में नहीं बनता है, ठीक है। कौन सा केमिकल ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन में नहीं बनता है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा? पायरोवेट दोनों में बनता है, ग्लाइकोलाइसिस में भी और फर्मेंटेशन में भी, ठीक है ना। सेकंड क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी बनता है दोनों में, फर्मेंटेशन में भी और ग्लाइकोलाइसिस में भी, ठीक है। थर्ड क्या है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ये भी हमारा जो केमिकल है वो ग्लाइकोलाइसिस में बनता है और फर्मेंटेशन में बनता है। तो लास्ट में जो बचा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिख दो, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, यानी ऑप्शन डी जो होगा एसिटल एल्डिहाइड जो है वो ना तो ग्लाइकोलाइसिस में फॉर्म्ड होता है ना ही फर्मेंटेशन में होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका होता है, यानी किसकी कोशिका भित्ति में सिलिका होता है, ठीक है ना। यही आपसे पूछ रहा है कि चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है किसी एक की कोशिका भित्ति में क्या होता है? सिलिका होता है, सिलिका पाया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, ठीक है ना। ये भी
रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, डेनोफ्लैजलेट, क्या बोल रहा है, डेनोफ्लैजलेट, ओके। सेकंड क्या बोल रहा है, डाईएटम, थर्ड क्या बोल रहा है, साइनोबैक्टीरिया, फोर्थ क्या बोल रहा है, पादप यानी प्लांट, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि किसकी कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाती है। तो डाईएटम की सेल वॉल में क्या पाई जाती है, सिलिका पाई जाती है, क्या पाई जाती है, सिलिका पाई जाती है, ओके। सो वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन का आंसर सबका सही होगा। आई होप आप लोगों ने लिखा होगा वो 100% सही होगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समुद्री खरपतवार से यह प्राप्त होता है, यानी कौन सा प्रोडक्ट है जो कि किससे प्राप्त होता है, समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है। क्या स्टार्च जो है वो समुद्र सीवीड से प्राप्त होता है, ऑब्टेन किया जाता है, या फिर ग्लाइकोजेन, या फिर काइटिन, या फिर एल्गिनेट। तो आप सभी को पता है कि एल्गिनेट जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, सीवीड से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, सीवीड से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्या प्राप्त किया जाता है, एल्गिनेट, ठीक है ना। इसे एल्गिनेट बोल लो या फिर एल्जीनेट बोल लो, ठीक है ना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी सही हो गया होगा, ओके। तो इसे क्या बोलते हैं हम, एल्गिनेट, ओके, जो कि कहाँ से प्राप्त किया जाता है, समुद्री खरपतवार में। क्या बोल रहा है कि बहुकोशिकीय पादपों में मध्य पट्टिका बनी होती है, यानी मल्टी सेलुलर प्लांट्स में मिडिल प्लेट की बात कर रहा है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जल्दी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। मिडिल प्लेट की बात कर रहा है कि मिडिल प्लेट किससे बनी होती है, किसमें, मल्टी सेलुलर प्लांट्स में, ओके। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जिसको पता है, ओके। तो देखते हैं किससे बनी होती है, क्या वो काइटिन से बनी होती है, या सेलुलोज से बनी होती है, या एल्गिनेट से बनी होती है, या फिर पेक्टेट से बनी होती है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, मैं बता चुकी हूँ, बट तो आई होप आप सभी का आंसर सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पेक्टेट। क्या होगा आंसर, पेक्टेट, ओके। क्या होगा, पेक्टेट। क्यों, क्योंकि यहाँ मिडिल प्लेट की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, मिडिल प्लेट की, ठीक है। मल्टी सेलुलर में सेल वॉल की बात नहीं कर रहा है, सेल वॉल की बात कर रहा है, लेकिन किसके सेल वॉल की, मिडिल प्लेट की, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस अपघटन यहाँ होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस कहाँ टेक प्लेस होता है, या फिर यह अपघटन कहाँ होता है, ठीक है। क्या वो केंद्रों में होता है, राइबोसोम में होता है, या फिर कोशिका द्रव्य में होता है, या फिर झिल्लियों में होता है, यानी मेम्ब्रेन्स में होता है। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। आप सभी को पता है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है वो कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी कोशिका द्रव्य में, यानी साइटोप्लाज्म में। कहाँ, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, यह अर्ध स्वशासित अंगक है, यानी सेमी ऑटोनोमस अंगक की बात कर रहा है, ठीक है, यानी ऑर्गेनल्स की बात कर रहा है। कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन जो है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, झिल्लियाँ हैं, या फिर केंद्र है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दो, ठीक है। आप सभी को पता है कि सेमी ऑटोनोमस मतलब क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस मतलब क्या होता है, जिसके पास ओन डीएनए होता है, जो कि खुद का प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है। वो जब प्रोटीन सिंथेसिस खुद का प्रोटीन बना लेगा तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जब दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा तब तो वो पूरी तरह से ऑटोनोमस हो गया ना, खुद पे डिपेंडेंट। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, सेमी यानी आधा, मतलब वो खुद पे डिपेंडेंट 50% नहीं भी है और है भी, ठीक है। यानी जो ऑर्गेनल्स होगा वो दूसरों पे डिपेंडेंट होगा, लेकिन कितना होगा, 50% ही होगा, ठीक है। 50% काम वो अपना स्वयं कर लेता है, 50% काम वो अपना स्वयं कर लेता है, ठीक है। यही आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी को पता हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, ओन डीएनए होता है, और जिससे वो आधा प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है, और वो क्या करता है, आधा काम तो कर लिया, ठीक है ना। लेकिन ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होता, मतलब पूरी तरह से
ऑटोनोमस नहीं होता, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, ग्लाइकोजेन कण इसमें पाए जाते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि ग्लाइकोजन पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, क्या पादप कोशिकाएं में, वसा कोशिका में, पेशी कोशिका में, या फिर एल्यूरोन ग्रेन्स में। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप। मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता है कि किस में पाया जाता है, ग्लाइकोजेन। तो किस में पाया जाता है, फैट सेल्स में पाया जाता है। किस में, फैट सेल्स में पाया जाता है क्या, ग्लाइकोजेन, यानी वसा कोशिका में। ठीक है, तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, देखते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सबका सही होना चाहिए। ठीक है, ग्लाइकोजेन के एक अणु के ग्लाइकोज अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पादित होता है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस बाय द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करते हैं तो कितना एटीपी हमें मिलेगा, कितना एटीपी हमें मिलेगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक अणु का क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, तो कितने एटीपी हमें मिलेंगे। ठीक है, कितने एटीपी हमें मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे आप सभी को पता है। ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हो चुका है और ब्रीफली डिस्कशन भी इसका हुआ है, यहाँ ब्रीफली डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, तो कितने अणु मिलते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है तो कितने अणु मिलते हैं, 2 एटीपी मिलते हैं, अणु नहीं 2 एटीपी मिलते हैं। ठीक है, 2 एटीपी मिलते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, साइटोकाइनेसिस इसमें प्रारंभ होता है। साइटोकाइनेसिस इसमें प्रारंभ होता है। 4 आपसे अवस्था का नाम दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि किस अवस्था के बाद ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आरंभ हो जाता है, पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, पश्चावस्था या फिर अंत्यावस्था। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए ना उसका थोड़ा सा जो है वो मतलब पूरे तरह से सही ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी अंत्यावस्था। क्या होगा, अंत्यावस्था। अंत्यावस्था यहाँ किसकी बात कर रहा है, यहाँ टेलोफेज की बात कर रहा है। क्या कर रहा है आप सभी जानते होंगे, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टेलोफेज। ठीक है, ये सब तो आप सभी जानते हो। तो ये साइटोकाइनेसिस स्टार्ट कब होता है, जब ये साइकिल स्टार्ट होता है ना माइटोसिस में। ठीक है ना, तो जब टेलोफेज ख़त्म होता है, टेलोफेज इंड होता है, तब हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस जो है हमारा बिगिंस हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा आपका, अंत्यावस्था। ठीक है, आपको यहीं पे देना चाहिए था कि टेलोफेज देना चाहिए था, टेलोफेज एंड। ठीक है, यानी टेलोफेज के बाद, ऐसा कुछ ऑप्शन रहता तो ज़्यादा सही रहता। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किसे बहुकोशिकीय अपघटकों का जगत कहा जाता है, यानी विच इज़ कॉल्ड द किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर। ठीक है ना, किस किंगडम को मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर कहा जाता है। तो मैंने इसी जब सुपर फास्ट रिवीजन की क्लासेस करवा रही थी तो मैंने बताया था कि डिकम्पोजर किसे बोलते हैं। ठीक है, अगर याद होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर सेम है और इजी है। तो किस किंगडम को कहा जाता है, क्या फंगी को कहा जाता है, या फिर प्लांट को कहा जाता है, या फिर प्रोटिस्टा को, या फिर मोनेरा को। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता दो। किसको कहा जाता है, फंगी को। फंगी क्या है, एक मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर है। क्या है, मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर है, और इसीलिए फंगी क्या है, एक डिकम्पोजर है और मल्टी सेलुलर भी है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर बोलते हैं। इस किंगडम को क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, एसिडोफिल्स है। एसिडोफिल्स क्या है, क्या वो आर्के बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, या फिर फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। जल्दी से बता दो कि एसिडोफिल्स है क्या, एसिडोफिल्स कौन सा बैक्टीरिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में लिख दो कि क्या है। एसिडोफिल्स एक आर्चे बैक्टीरिया है। क्या है, आर्चे
बैक्टीरिया है, ठीक है। आर्चे बोलो या फिर आर्के बैक्टीरिया बोल सकते हो, ठीक है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हटके होता है। तो क्या है, आर्के बैक्टीरिया है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, यह द्विबीजपत्री का एक उदाहरण है। द्विबीजपत्री यानी क्या पूछ रहा है कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे क्या पूछ रहा है कि डाइकॉट कौन सा है, कौन सा प्लांट डाइकॉट होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि डाइकॉट क्या होता है, मोनोकॉट क्या होता है, ये सब सिंपल है, बेसिक है, सबको पता होगा, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि क्या दाल जो है वो डाइकॉट है, बांस है, गन्ना है, केला है, क्या है इनमें से। पल्सेस प्लांट को क्या बोलते हैं हम, डाइकॉट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें पल्सेस प्लांट की तो भी वो डाइकॉट होगा, और पल्सेस सीड की बात करें कि कौन सा किसका सीड डाइकॉट होता है, तो पल्सेस जितने भी पल्सेस होते हैं वो किस में आते हैं, डाइकॉट में आते हैं, ठीक है। द्विबीजपत्री में आते हैं, किस में आते हैं, द्विबीजपत्री में आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, मूंगा इस संध में आता है, यानी मूंगा की बात करें, यानी कोरल। कोरल कम्स इन दिस फाइलम, यूनियन नहीं, संध यानी यूनियन नहीं, यहाँ फाइलम होगा, ठीक है। किस फाइलम में कोरल आता है, यानी मूंगा आता है, क्या पोरीफेरा में आता है, निडेरिया में आता है, मोलुस्का में आता है, फिर एनेलिडा में आता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख दो कमेंट बॉक्स में कि किस फाइलम में मूंगा यानी कोरल आता है, ठीक है। तो किस में आता है, पोरीफेरा में। किस में आता है, पोरीफेरा में आता है। कोरल किसके अंतर्गत आता है, पोरीफेरा के अंतर्गत, पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत, ठीक है। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, ब्लबड़ किसके शरीर में उपस्थित वसा है। ब्लबड़ किसके शरीर में उपस्थित वसा है। ब्लबड़ क्या है, एक वसा का नाम है, ठीक है। और ये किनके शरीर में उपस्थित होता है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो कि ब्लबड़ किसके शरीर में उपस्थित नहीं, उपस्थित वसा नहीं है, ठीक है, नहीं लगा लो, नॉट, ठीक है ना। ब्लबड़ इज द फैट प्रेजेंट इन, ब्लबड़ इज अ फैट नॉट प्रेजेंट इन हुज बॉडी, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस के हिसाब से और क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, नहीं छूट गया है, ठीक है। तो ब्लबड़ होता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, ब्लबड़ एक फैट है, ठीक है ना, एक तरह का फैट है जो कि मैरीन एनिमल्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जो समुद्री जीव हैं, ठीक है ना, जो पानी में रहते हैं उनमें ये पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने मैरीन नाम लेकर इस क्वेश्चन को एकदम इजी कर दिया है, ठीक है। क्या वो सील में पाया जाता है, तो बिल्कुल ये मैरीन है, तो इसमें भी पाया जाता है। चमगादड़, चमगादड़ मैरीन नहीं है, इसलिए ब्लबड़ फैट चमगादड़ में नहीं पाया जाता। वेल में पाया जाता है, डॉल्फिन में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बैट यानी चमगादड़। चमगादड़ में ब्लबड़ फैट नहीं पाया जाता है, चमगादड़ में ब्लबड़ फैट नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां इससे आवृत होती हैं, यानी द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट आर कवर्ड बाई। जो डेजर्ट प्लांट में, इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि जो डेजर्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उस प्लांट्स के लीफ पे, उस प्लांट्स के लीफ पे क्या ऐसा होता है जिसके कारण लॉस ऑफ वाटर क्या होता है, कम होता है, लॉस ऑफ वाटर कम होता है, ठीक है। क्या उसमें चर्बी होती है, यानी बसा होता है उसके प्लांट्स के ऊपर, या फिर प्रोटीन का कोटिंग होता है, या फिर मोम का होता है, या फिर ग्लाइकोजन का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉस बहुत कम होता है एक दिन में, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, उसमें वैक्स होता है, ठीक है, वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, यानी वैक्स बोल सकते हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर जो है वो बहुत कम होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कौन से कोशिकांग बिना झिल्ली वाला है, यानी कौन सा कोशिकांग बिना झिल्ली वाला है। क्या क्लोरोप्लास्ट बिना झिल्ली का है, यानी बिना विदाउट मेम्ब्रेन है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर न्यूक्लियाई है, या फिर राइबोसोम है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो कि बिना झिल्ली वाला यानी बिना ऑर्गेनेल्स का बिना मेम्ब्रेन का कौन सा ऑर्गेनेल्स है, ये बोल रहा है, बिना मेम्ब्रेन का कौन सा ऑर्गेनेल्स है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा गाइज, राइबोसोम। क्या होगा, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होता, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन
नहीं होता है, ठीक है, ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। किसकी बात कर रहा है कि आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे चारों में पूछ रहा है कि कौन ऐसा है जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराती हूँ, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहु अंशतृप्तवशीय अम्ल है? बहु अंशतृप्तवशीय अम्ल है। जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा इन चारों में बहु अंशतृप्तवशीय अम्ल है, ठीक है। क्या वो स्टैरिक अम्ल है, लिनोनिक अम्ल है, या फिर ऑलिक अम्ल है, या फिर पामिटिक अम्ल है, ठीक है, पामिटिक अम्ल है। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो गाइस लिनोनिक अम्ल जो होता है, क्या लिनोनिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है? एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। क्या होता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू जिनका आंसर बी ऑप्शन था। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? यह एमिनो अम्ल थायरॉक्सिन हार्मोन में परिवर्तित होता है, यानी दिस एमिनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू थायरॉक्सिन हार्मोन। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 एमिनो एसिड के नाम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 4 एमिनो एसिड के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। तो क्या टायरोसिन होता है, एलनीन होता है, या फिर ट्राइफोफेन होता है, ट्रिप्टोफेन होता है, या फिर प्रोलीन होता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, ठीक है। तो क्या होता है? टायरोसिन जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में। किस में होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में। टायरोसिन एमिनो एसिड कन्वर्ट्स इनटू थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है? पीत वर्णक का मूत्र में उत्सर्जन दर्शाता है, यानी एक्सक्रिएशन ऑफ बाइल पिगमेंट इन यूरिन सोज। बाइल पिगमेंट जब यूरिन में दिखने लगता है तो वो कौन सा डिजीज़ कहलाता है, यही आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यानी बाइल पिगमेंट का सबसे पहले कलर क्या होता है? येलोइश कलर होता है। तो जब यूरिन में येलोइश कलर आने लगता है तो आप किस डिजीज़ का ये सिम्टम्स है? क्या एनीमिया का है, डायबिटीज़ का है, रिकेट का है, या जॉन्डिस का है? तो ये आप सभी को पता होगा कि किसका है? पीलिया का है। किसका है? पीलिया का है, यानी जॉन्डिस का है। ये सिम्टम्स किसका है? पीलिया यानी जॉन्डिस का है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? टीआरएनए में वह क्रम जो एक एमिनो अम्ल से जुड़ने में प्रयुक्त होता है। आपसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि द सीक्वेंस इन टीआरएनए विच इज़ यूज्ड टू बाइंड एन एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से कौन सा सीक्वेंस बाइंड करता है, कौन सा सीक्वेंस जुड़ता है? इस क्वेश्चन को मैंने बताया था बहुत स्टार्टिंग में। मैंने इस क्वेश्चन को विथ डायग्राम के साथ मैंने समझाया है आपको, ठीक है ना। टीआरएनए का डायग्राम बनाया, फिर एमिनो एसिड से उस सीक्वेंस को ऐड किया है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को 100% पता होगा ही, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। क्या वो सीक्वेंस UAA था, या फिर CCA था, या फिर UGA था, या फिर DHU था? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो कि वो सीक्वेंस कौन सा था। ऐसे था ना टीआरएनए का, मैंने बताया था ना, ऐसे कुछ ये लूप टाइप था, यहाँ से ये वाला बड़ा था, यहाँ से ये लूप था, ये लूप था, यहाँ से सब ऐड होता है, ठीक है। और इससे कौन सा ऐड होता है? CCA था, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, वेरी गुड जिन्होंने बी लिखा है ऑप्शन में, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि लेग हेमोग्लोबिन इसकी जड़ों में पाया जाता है। लेग हेमोग्लोबिन किसकी जड़ों में पाया जाता है? 4 पौधों का नाम दिया गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि लेग हेमोग्लोबिन किसके जड़ में पाया जाता है, ठीक है। क्या सरसों के जड़ों में पाया जाता है लेग हेमोग्लोबिन, या सोयाबीन के, या फिर गाजर के, या फिर मूली के? तो आप सभी को पता है कि ये क्या है? सोयाबीन के जड़ में पाया जाता है लेग हेमोग्लोबिन। सोयाबीन के जड़ों में पाया जाता है लेग हेमोग्लोबिन। आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है।
तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, लाल शैवाल की कोशिका भित्ति में होता है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि द सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी कंटेन, रेड एल्गी का सेल वॉल क्या कंटेन करता है, क्या स्टार्च करता है, स्टार नहीं स्टार्च होगा, ठीक है ना, मंड, या फिर सेलुलोज करता है, या फिर काइटिन करता है, या फिर फॉस्फोलिपिड करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत ब्रीफली से बता रखा है, बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सबका सही होगा, ठीक है। क्या होता है, रेड एल्गी का सेल वॉल क्या कंटेन करता है, तो वो सेलुलोज कंटेन करता है, क्या करता है, सेलुलोज कंटेन करता है। ओके, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक पारी तंत्र में किसका प्रवाह एक दिशा में होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज इन वन डायरेक्शन इन एन इकोसिस्टम। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से पूछ रहा है कि कौन ऐसा इकोसिस्टम में कौन ऐसा है जिसका जो फ्लो होता है, एनर्जी ऑफ फ्लो होता है वो एक ही, एनर्जी ऑफ फ्लो नहीं है, जिसका फ्लो होता है, ठीक है, जिसका प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है। क्या होता है, एक ही दिशा में होता है, उसका फ्लो, उसका प्रवाह यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। तो क्या वो एनर्जी है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है। तो आप सभी को पता हो कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, एनर्जी का फ्लो जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गंधक यानी सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है, यानी सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड क्या, सल्फर कौन सा एमिनो एसिड कंटेन करता है, सेरीन, मेथियोनिन, प्रोलीन या फिर एस्पराजीन। तो क्या कंटेन करता है, आप सभी को पता है, मेथियोनिन कंटेन करता है, सल्फर क्या करता है, मेथियोनिन कंटेन करता है, मेथियोनिन एमिनो एसिड क्या करता है, कंटेन करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सेलुलोज फाइबर है, निम्नलिखित में से कौन सेलुलोज फाइबर है, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन एक जो है वो सेलुलोज फाइबर है, सेलुलोज फाइबर है। क्या कपास सेलुलोज फाइबर है, ऊन सेलुलोज फाइबर है, रेयॉन सेलुलोज फाइबर है, या पॉलिस्टर सेलुलोज फाइबर है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सो वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने कपास उत्तर में दिया है, जिनका उत्तर क्या है, कपास यानी कॉटन, यानी ऑप्शन ए। ओके, आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। 4 रक्त वर्गों की खोज इन्होंने की थी, यानी 4 ब्लड ग्रुप्स वेयर डिस्कवर्ड बाई, जो 4 ब्लड ग्रुप्स हैं वो किसने खोजा था, उस साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है, ठीक है। क्या वो रिचार्ड फेयरमैन थे, या फिर कार्ल लैंडस्टीनर थे, या फिर एल्फ्रेड वेगेनर थे, या फिर स्टीफन हॉकिंस थे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि कौन थे वो उनका नाम जो था वो क्या था, कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग अपना काउंटिंग कर लिए होंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। बीच में मैंने 1-2 क्वेश्चंस छोड़ दिया है बिकॉज उन क्वेश्चंस में थोड़ा मिसप्रिंट आ गया है, जब टाइप हो रहा था तब थोड़ा मिसप्रिंट की वजह से मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है। जितना छोटा मोटा क्वेश्चन में जितना सुधार हो पाता है उतना मैं कर देती हूँ, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी लिखा जाते हैं जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा सुधार करना पड़ता है, इसलिए मैं उसे नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर आ जाती हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं। ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स अ लॉट।